हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 1 लेकर के आया हूं और ये प्रैक्टिस पेपर सेट आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे सारे विद्यार्थी जो लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं या टेट की एग्ज़ाम देंगे या सीटेट की एग्ज़ाम देंगे, सभी के लिए बड़ी ही लाभकारी वीडियो है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम गौर से देखें। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। थोड़ा फास्ट फास्ट देखेंगे मित्रों, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपका। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि जो पहले क्या होती है वो समझ लीजिए। ओष्ठ ध्वनि वह ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करने में हम ओठों की मदद लेते हैं। प वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो ओष्ठ ध्वनि वाले होते हैं। अब हम गौर करें, इस प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से 3 विकल्प जो है बी, सी और डी, इसमें प वर्ग के अक्षर दिए हैं। प वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? प, फ, ब, ब, म, ये सारे अक्षर प वर्ग में आते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो विकल्प ए सही है, क्योंकि च में जो है ओठों का सहारा नहीं लिया जाता, इसमें तालु का सहारा लिया जाता है। ये तालु से उच्चरित होता है च वर्ग पूरा। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण वह ध्वनि होती है जिसको बोलने में कम प्राणवायु प्रयोग होती है। इस आधार पर विकल्प डी सही है, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर अल्प प्राण में आता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। अध्यक्ष का जब हम विच्छेद करेंगे तो मूल शब्द आएगा अक्ष और उसमें अधि उपसर्ग मिला हुआ रहेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो विकल्प ए जो है वो सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? मित्रों जान लीजिए कि कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वे क्रियाओं के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, और जो शब्द बनाते हैं वो कृदंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्यय 2 प्रकार का मूल रूप से होता है, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा। निम्नांकित में योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द पहले समझ लीजिए क्या होता है। योग ऋण शब्द वह शब्द होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हो। उसमें कभी कभी क्या होता है, 2 शब्द नहीं मिलते हैं बल्कि एक शब्द और उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर के भी बनता है। अब ऐसे यौगिक शब्द यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हो और एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया गया हो, वह योग ऋण होता है। तो विशालकाय, पुष्प और कुमुदनी यह विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, जबकि चौथा विकल्प जो पंकज है वह सही है, क्योंकि यह विशेष अर्थ दे रहा है। क्योंकि पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, यानी वह चीज़ जो कीचड़ में उत्पन्न हो, अर्थात कमल। तो यह पंकज शब्द जो है ये कमल जैसे विशेष शब्द या विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए पंकज जो है यौगिक शब्द नहीं है बल्कि योगऋण शब्द है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण में उत और चारण मिलकर के बना है उच्चारण, ठीक है। अगला प्रश्न, विकल्प सी सही था 6वें में। 7वां है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द मित्रों गौर करिए, रूढ़ शब्द लिखा है विकल्प में, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक लिखा है, यौगिक होना चाहिए। निरर्थक शब्द, अब गौर कर लीजिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो प्राचीन समय से यूज किए जा रहे हैं या प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इन शब्दों में 2 या 2 से अधिक शब्द नहीं मिले होते हैं बल्कि ये एक शब्द होते हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं और एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। यौगिक शब्द जो होते हैं वे ऐसे शब्द होते हैं जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग भले ना हो लेकिन एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। अब घुड़सवार में देखिए 2 शब्द लगा है, घुड़ और सवार, विशेष अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि जो इनका अर्थ है उसी को दे रहा है, दोनों को मिलकर के जो सामान्य अर्थ बन रहा है। यह निरर्थक शब्द नहीं कहा जा सकता। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। इस हिसाब से विकल्प जो है सी सही है। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। मित्रों अभी अभी मैंने बताया कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बना जो शब्द होता है वो कृदंत शब्द कहलाता है, ठीक है, कृदंत। विकल्प बी सही है। 9वां प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है?
मित्रों लिंग की दृष्टि से अगर हम दही को देखें तो कई बार ऐसा हमें धोखा हो जाता है कि स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। विकल्प बी सही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। अब गौर करें, नदी को नदी हम कहते हैं नदी बहती है, रोटी को हम कहते हैं कि रोटी बनती है या रोटी पकती है या रोटी पक रही है। ठीक है, तो रोटी जो है वो स्त्रीलिंग का सेंस दे रहा है। बकरी को देख लीजिए, बकरी घास चर रही है, हम ऐसा नहीं बोलते कि बकरी घास चर रहा है। तो ये जो तीनों शब्द हैं बी, सी और डी में जो विकल्प में दिए गए हैं, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। लेकिन पानी को देख लीजिए, विकल्प ए में जो दिया गया है, पानी बह रहा है, तो पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। विकल्प ए जो है वो सही है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर और लहर। आय होती है, नहर बहती है, लहर उठती है, लेकिन व्यय होता है लिखा जाता है, व्यय होती है नहीं लिखा जाता। तो विकल्प जो है वो बी सही है। व्यय जो है मित्रों आय का उल्टा शब्द है। आय मतलब आमदनी, व्यय मतलब खर्च। कारक के भेद हैं मित्रों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। सामान्य सी बात है, उसको पढ़ लीजिएगा किसी व्याकरण की पुस्तक से, या मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कारक की, कारक और उसके प्रकार। वहाँ आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है, आप वहाँ से जान सकते हैं। कारक में होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस तरह से 8 कारक होते हैं। 13वां प्रश्न, भूखे को अन्न और प्यासे को जल में कारक है। देखिए यहाँ पर बात जो कही जा रही है कि भूखे के लिए अन्न प्रदान किया जा रहा है और प्यासे के लिए जल की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ अलग बात है कि को उपसर्ग को विभक्ति का प्रयोग किया गया है या प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है। कई बार यह हमें भ्रमित कर देता है कि यह कर्म कारक है, लेकिन यहाँ कर्म कारक नहीं है, यहाँ संप्रदान कारक है जिसके लिए कार्य किया जाए। ठीक है, विकल्प ए सही है। 14वां प्रश्न हम देख लेते हैं मित्रों। 14वां प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है मित्रों विदुषी। ये याद करने की जरूरत है आपको। विकल्प ए सही है। 15वां प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की बात की जा रही है। और हिंदी में आप देख लें तो ये तो मैंने संस्कृत की बात कर दी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो उत्तम पुरुष वो होता है जहाँ पर जो बात करने वाला है। ठीक है, उत्तम पुरुष बोला जाता है। और मध्यम पुरुष कौन बोला जाता है? जिसके बारे में जो बात सुन रहा हो, और जिसके बारे में बात चल रही है वह अन्य पुरुष होता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वहाँ अगर आप देखें तो बात करने वाला, बात सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। विकल्प डी सही था इसमें। 16वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि में क्या होता है मित्रों? अ या आ के बाद अगर ई या ई आती, यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई आती है तो क्या होता है? वो किस में बदल जाती है? ए में बदल जाती है। ठीक है, और अगर अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो वहाँ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और अगर अ या आ के बाद री आती है तो अर्र हो जाता है। इस तरह से अ या आ के बाद ई आने पर ए, ऊ आने पर वो और री आने पर अर्र होता है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? शब्दों के बीच में अगर ए की मात्रा लगी हो तो मान लीजिए गुण संधि है। शब्द के बीच में अगर ओ की मात्रा लगी हो तो समझ लीजिए गुण संधि है। अगर शब्द के बीच में आधा र का प्रयोग कहीं हो रहा है तो भी समझ लीजिए गुण संधि है। तो यहाँ पर देवेंद्र शब्द जो है वो गुण संधि का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो देवेंद्र शब्द में गुण संधि है। डी विकल्प सही है। 17वां प्रश्न, अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद मित्रों क्या होगा? जरा आप भी दिमाग लगाइए कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय का संधि विच्छेद मित्रों है अनु प्लस अय। कौन सी संधि होगी? गौर करने वाली बात है। ऊ के बाद
या कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, या ई के बाद भिन्न स्वर आए, तो कौन सी संधि? यण संधि है मित्रों, ठीक है। विकल्प ए जो है वो सही है, अनु प्लस आय, ठीक है। उ जो है व में कन्वर्ट हो जाता है। ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो य में, उ के बाद भिन्न स्वर आता है तो व में, ठीक है, और री के बाद भिन्न स्वर आता है तो र में कन्वर्ट हो जाता है। यण संधि का नियम है। 18वां प्रश्न, अजात शत्रु में कौन सा समास है? जाहिर सी बात है, अजात शत्रु शब्द एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक, ठीक है, शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें जितने भी शब्द हैं, पूर्व पद या उत्तर पद, दोनों प्रधान नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर के किसी अन्य पद का बोध करा रहे हैं, अन्य शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अजात शत्रु है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, तो एक विशेष अर्थ के सेंस में प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। 19वां प्रश्न, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद है पौ प्लस अन, यहाँ अयादि संधि होगी, ठीक है। औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आव में बदल जाता है, नियम है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 20वां प्रश्न। अष्टाध्यायी देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, अष्ट और अध्यायी। अष्ट जो है वो संख्यावाची शब्द है, तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम कहते हैं मित्रों द्विगु समास। विकल्प ए जो है वो सही है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म प्रयोग न किया गया हो। अब गौर कर लीजिए, बी, सी और डी पहले विकल्प पर हम चर्चा करेंगे। इन तीनों विकल्पों पर बालक खेल रहा है। मित्रों, जब क्रिया इसमें है खेल रहा है, खेलेगा तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर वो खेलेगा, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, लूडो, कुछ तो खेलेगा। तो यह जो क्रिया है वो हमेशा कर्म के साथ प्रयोग की जाएगी। वो अलग बात है, कभी कभी कर्म दिखता है, कभी कभी कर्म छिपा होता है। इस वाक्य में कर्म छिपा यानी कर्म गौण है। अगला देख लीजिए, सी, छात्र पढ़ रहा है। भाई पढ़ेगा तो कोई चीज़ तो जरूर पढ़ेगा, या पढ़ रहा है, क्रिया जो है वो किसी न किसी कर्म के साथ जरूर आएगी, चाहे पुस्तक पढ़ेगा, लेटर पढ़ेगा, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ेगा, कुछ तो पढ़ेगा, ईमेल पढ़ेगा। तो पढ़ना जो है वो कर्म के साथ प्रयोग होता है। यह भी क्रिया जो है सकर्मक क्रिया है। खेल रहा है क्रिया सकर्मक है। लिख रही है, अब छात्रा लिख रही है, मैं लिख रही है क्रिया है। लिखना क्रिया भी कोई न कोई कर्म के साथ जरूर आएगी, किसी न किसी कर्म के साथ। तो चाहे वो लेटर लिखे या कोई और चीज़ लिखे, लेख लिखे, निबंध लिखे, कहानी लिखे, कविता लिखे, कुछ तो लिख रही है, ठीक है, तो कर्म के साथ आएगी। यह भी क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। वो अलग बात है कि कर्म इसमें गौण है। लेकिन पहला विकल्प देखिए, शिशु सो रहा है। सो रहा है, जो सोना क्रिया है वो कर्म के साथ नहीं आती, अकर्मक क्रिया है। 22वां, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। व्याकरण की दृष्टि से मित्रों अथवा जो है, विकल्प पर पहले विचार कर लीजिए। यहाँ लिखा गया है संधि, उपसर्ग, अन्वय, अव्यय। संधि शब्द तो है ही नहीं अथवा, ठीक है। उपसर्ग भी नहीं है, कोई शब्दांश तो नहीं है, अथवा पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द है। अन्वय का कोई सवाल ही नहीं है। अव्यय देख लीजिए, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। अथवा को आप किसी भी सेंस में प्रयोग कर लीजिए, किसी काल में परिवर्तित करके किसी वाक्य को बीच में अथवा लगा के आप देख लीजिए, ठीक है। और आप लिंग बदल दीजिए कर्ता का, आप वचन बदल दीजिए कर्ता का या क्रिया का, अन्वय शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप वाक्य प्रयोग करके अथवा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अथवा क्या है? अव्यय है। अव्यय मतलब अविकारी शब्द, जिसमें विकार नहीं उत्पन्न होता, जिसमें बदलाव नहीं आता। 23वां प्रश्न, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ठीक है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यहाँ पर क्रिया खुद नहीं की जा रही है बल्कि प्रेरणा दी जा रही है। इस अर्थ में अगर हम देखें तो यह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया कैसा शब्द है? विकारी है, अविकारी है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया जो है मित्रों वो विकारी शब्द होता है, क्योंकि क्रिया का लिंग भी बदलता है, वचन भी बदलता है और काल भी बदलता है। क्रिया विकारी शब्द है। आगे देख लीजिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। क्या होगा? इसका अर्थ होगा ईर्ष्या से जल उठना। जैसे मेरी सफलता देख करके उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा, यानी उसे ईर्ष्या होने लगी।
तो मैं समझता हूँ मित्रों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है, बेल घंटी की का जो